हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम केमिस्ट्री की क्लास देख रहे थे जो 11th में भी आती है, 12th में भी, बीएससी एमएससी सभी में आती है। तो आज भी मैं आपको केमिस्ट्री क्लास के बारे में, आगे के बारे में मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। डिस्कस कराने का मतलब है कि आज हम उसी के आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूरेन, थाइफेन, पायरोल, उन सभी के बारे में। जो वो वाली यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आज हम नई यूनिट या नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। आज हम जिस नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप क्या जानते हो और क्या आपको आज मैं बताऊंगी, तो आप देखिए। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हमें ऐसा पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट कितने अणुओं से मिलकर बना होता है। हमें क्या पता होना चाहिए सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट कितने अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु का मतलब कि मान लो कि कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बन भी आना चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। कि मान लो कि अब आपको ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट आपको कितने अणुओं से मिलकर बना हुआ लगता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कितने अणु से मिलकर बनता है। तो आप देखिए कि आपने क्या सोचा और मैंने जो बताया उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट 3 अणु से मिलकर बना होता है। कितने अणु से? 3 अणु। कार्बोहाइड्रेट कितने अणु से मिलकर बना होता है? 3 अणु। 3 अणु कौन कौन से हैं वो देखो। 3 अणु है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो 3 अणु। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कौन कौन से वो 3 अणु है? क्योंकि कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रेट, एट यानी ऑक्सीजन। तो यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। आपको समझ में आया होगा कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, कि कार्बोहाइड्रेट वह प्रक्रिया है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। अगर आप इसका रेशियो देखोगे तो इसका रेशियो कितना होगा? अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 होंगे, और अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन भी क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन है वो दोनों क्या है? किसके बराबर है? हाइड्रोजन के। किसके बराबर हो गए? हाइड्रोजन के बराबर हो गए, हाइड्रोजन के बराबर। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन किसके बराबर है? कार्बन और हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों किसके बराबर है? हाइड्रोजन के बराबर है। किसके बराबर है? हाइड्रोजन के बराबर। आपको आई इतनी बात समझ में? अब देखो कि कार्बोहाइड्रेट की ये तो थी नॉर्मल बातें कि आपको मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। और जिसके बाद मैंने आपको बताया इसका रेशियो 1:2:1 होता है। ये इसका रेशियो आपको ध्यान रखना है। रेशियो आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। जिसके बाद देखो, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन इन दोनों की क्या है? बराबर होता है। आई इतनी बात समझ में? अब देखो, कार्बोहाइड्रेट है वो तीन भागों में डिवाइड होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है मोनोसेकेराइड, एक है ओलिगोसेकेराइड और एक है पॉलीसेकेराइड। 3 कौन कौन से हैं? एक तो है मोनोसेकेराइड, एक है ओलिगो और एक है पॉलीसेकेराइड। कौन कौन से? मोनो, ओलिगो और पॉली। अगर आपको मोनोसेकेराइड अगर आपको एकदम कन्फर्म और कंठस्थ याद है तो आप इन दोनों में आपकी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। मोनोसेकेराइड में देखो, अब सबसे पहले मोनोसेकेराइड का आप सूत्र देखोगे। सूत्र का मतलब, मान लो कि मैं ये सूत्र लिख रही हूँ, ये मान लो कि मैंने सूत्र लिखा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे n, यहाँ पे n और यहाँ पे 2n। इसका सीधा सीधा सा अर्थ देखो, ये है CnH2n और ON। अब n है, यहाँ पे मैं अगर n का मान अगर एक रख दूं तो n गुना 1, C 2 गुना 1, ऑक्सीजन 2 गुना 1 गुना 1। तो यहाँ पे n गुना 1 नहीं, 1 गुना 1, n गुना नहीं, 1 गुना 1। n तो कहां से आएगा? 1 गुना 1। तो 1 को 1 से गुणा करा 1, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, हाइड्रोजन आएगा। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन 1।
तो इसका अर्थ आपको साफ साफ क्या दिख रहा है कि इसका रेशियो हमारे पास में किसके बराबर है, 1:, ये यहाँ पे अगर रेशियो निकाले तो 1:2:1। तो ये वाला रेशियो किसके बराबर है, 1:2:1 के बराबर। आपको इतनी बात समझ में। अब देखो मोनोसेकेराइड की और बातें देखेंगे। ये मोनोसेकेराइड में कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मोनोसेकेराइड में अधिकतर 2 से लेकर और 10 मॉलिक्यूल दर्शाता है। ये 2 कार्बन से लेकर 10 तक के मॉलिक्यूल है वो मोनोसेकेराइड में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसका जल अपघटन नहीं होता। ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है। ये बात क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका क्या नहीं होता, इसका जल अपघटन नहीं होता। जल अपघटन इसका क्यों नहीं होता, क्योंकि अब मान लो कि मोनोसेकेराइड की इकाई है। अब आप बोलोगे कि जल अपघटन क्या होता है, आप जिसको आप क्या बोलते हो, HOH, यानी आप क्या बोलते हो, हाइड्रोलाइसिस। यानी मतलब कि जो मोनोसेकेराइड की जो इकाइयां हैं उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब आप बोलोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में हमें बताओ, तो मैं वो थोड़ा आपको बताऊंगी। अब देखो, अब हम इसको नए सूत्र में बनाते हैं, क्योंकि हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज लेंगे तो हमें सूत्र तो चाहिए। हम C6 से शुरू करेंगे। मान लो आप C3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं C6 ले रही हूँ, ठीक है। बाद में H6 × 2 और ऑक्सीजन 6। तो ये क्या हुआ, कार्बन 6 H12 है, ऑक्सीजन 6। तो ये किसका सूत्र है, C6H12O6। किसका सूत्र है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो अब हम इसी सूत्र को हम लेते हुए और आगे की जो ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मोनोसेकेराइड वो हमारा कंप्लीट, जिसके बाद में हम देखेंगे ओलिगोसेकेराइड। क्या देखेंगे, ओलिगोसेकेराइड। इसमें है 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड इकाइयां जिनका जल अपघटन होता है। इसमें क्या था, मोनोसेकेराइड का जस्ट अपोजिट क्या है, ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का जस्ट अपोजिट क्या है, ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या कह रहा है, मोनोसेकेराइड कह रहा है कि मेरे अंदर 2 से लेकर 10 तक के मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट है, लेकिन मेरे अंदर जो भी मॉलिक्यूल है उसका मैं जल अपघटन नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दूंगा, जल अपघटन नहीं होने दूंगा। तो ये जल अपघटन नहीं होने दे रहा, और ये क्या कर रहा है, इसमें मोनो इकाई तो मोनोसेकेराइड की ही प्रेजेंट है, यानी 2 से 10 मॉलिक्यूल है और इसमें मोनोसेकेराइड इकाई प्रेजेंट है। लेकिन बाद में भी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, जल अपघटन होने दूंगा। जिसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल है डाइसेकेराइड। इसके क्या एग्जाम्पल है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब होता है, डाई का मतलब 2, डाई का क्या मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब है 3 और टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, ऑक्जा का मतलब 6, जिसके बाद में हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8। इस प्रकार आपको क्या करना है कि इतने कार्बन की आपको संख्या बढ़ानी है। तो देखो डाइसेकेराइड ये किस पे काम कर रहा है, ये काम तो मोनोसेकेराइड पे कर रहा है। किस पे काम कर रहा है, ये मोनोसेकेराइड पे काम कर रहा है ना। तो देखो मोनोसेकेराइड का सूत्र क्या है, मोनोसेकेराइड का सूत्र है C6H12O6। क्या सूत्र है, C6H12O6। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का है मोनोसेकेराइड में, ठीक है। तो जिसके बाद हम अगर इसको डाइसेकेराइड करेंगे, तो देखो डाइसेकेराइड का मैंने क्या बताया, मैंने 2 बताया ना डाइसेकेराइड का। तो देखो अगर हम इस सूत्र को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो देखो क्या हमारे पास क्या आएगा। मैं ऐसे कर रही हूँ, इस 2 का मतलब है कि ये 2 है, इन सभी से गुणा होगा, तो इन सभी से गुणा होगी। ये किसके लिए है, ये डाइसेकेराइड के लिए है। ये किसके लिए है, डाइसेकेराइड के लिए। तो 6, अगर 6 को अगर 2 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 12, और 12 को अगर 2 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे 24, और 6 को अगर गुणा करोगे तो 12। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डाइसेकेराइड का फॉर्मूला हो गया। और हमारे पास क्या फॉर्मूला है, C12 है, H14 और O12 है। आया इतना फॉर्मूला। अब जिसके बाद देखो ये क्या बोल रहा है कि मैं इसका क्या कराऊंगा, इसका जल अपघटन कराऊंगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास एज इट इज नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये क्या कराएगा, ये जल अपघटन कराएगा। तो मैंने अभी क्या कहा कि यहाँ से HOH क्या होगा, HOH का मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। HOH का मॉलिक्यूल बाहर रिमूव होगा तो हम इसे एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल देंगे, -H2O।
-H2 निकालेंगे तो 24 में से 2 जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 24 - 2 बराबर 22, और यहाँ पर आएगा 12 - 1 बराबर 11। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा C12 है H20O11। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास है डाइसेकेराइड का। तो भी चॉइस है, अगर ये जल अपघटन करवा रहा है, ये जल अपघटन करवा रहा है, और ये क्या था, ये जल अपघटन नहीं करवा रहा था, और ये अगर करवा रहा है तो सबसे पहले मैंने डाइसेकेराइड मैंने आपको बताया कि 2 होते हैं, तो मैंने ऐसे दो से पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इजी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब मेरे पास जो आया उसमें से मैंने 2 तो H के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मैंने क्या किया, बाहर कर दिया, और जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो हमारे पास किसका आ गया, डाइसेकेराइड का फॉर्मूला आ गया। इतनी बात आपको आई समझ में। अब देखो, अब ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड के बारे में भी हम आपको बताऊंगी। तो मैं ये यहाँ से थोड़ा सा हटा देती हूँ ना, क्योंकि लिखने के लिए इस प्रकार जगह नहीं है ना। तो अब हम ये वाले इस वाले के बारे में डिस्कस कर लिए, अब हम ट्राइसेकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम ट्राइसेकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्राई का मतलब है 3। ट्राई का कितना मतलब होता है, 3 होता है। ट्राई का कितना मतलब होता है, 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला है हमारे पास C6H12O6, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको 3 से गुणा कर देंगे। अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा कार्बन। कार्बन 6 को 3 से गुणा करोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो कार्बन 18। हाइड्रोजन 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, हाइड्रोजन हो गए 36। ऑक्सीजन कितने हो गए, 18। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, ये ट्राइसेकेराइड का फॉर्मूला है। ठीक है, जिसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल है। तो ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल है तो इसका जल अपघटन होता है। ओलिगोसेकेराइड के एग्जाम्पल का क्या होता है, जल अपघटन होता है इजिली। तो हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, -H2। अगर -H2 करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 36 - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचाएगा 34, और यहाँ पर 18 - 1 बराबर 17। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, C18 H34 और O17। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास आ गया ट्राइसेकेराइड का फॉर्मूला। 12 36 18। हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है ना, एक मैंने गलती कर दी, 12 4 36। तो यहाँ पे ना, जब डाइसेकेराइड में से हमने एक H2O का मॉलिक्यूल निकाला था बाहर, तो हम ट्राइसेकेराइड में से हम 2 H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, और एक H2O का मॉलिक्यूल निकाला तो ये आया, जिसके बाद में हम दूसरा H2O का मॉलिक्यूल और निकाल देंगे। तो यहाँ पर 34 से 2 गए तो यहाँ पर बचे 32, और 17 से 1 गया तो यहाँ पर बचा 16। तो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा C18 H32O16। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये वाला सूत्र हमारे पास आ गया। ठीक है, और ये वाला सूत्र हमारे पास किसका फॉर्मूला है, हमारे पास ओलिगोसेकेराइड में ट्राइसेकेराइड का। ओलिगोसेकेराइड में हमारे पास किसका आया, ट्राइसेकेराइड का। अब देखो एक और है टेट्रासेकेराइड। ठीक है, टेट्रासेकेराइड के बारे में भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड, अभी मैंने आपको बताया कि ट्राई का मतलब 3 है, तो टेट्रा का मतलब देखो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है। टेट्रा का मतलब कितना है, 4 आएगा। टेट्रा का मतलब कितने मॉलिक्यूल आएंगे, 4 मॉलिक्यूल आएंगे। तो देखो कि अब हम गुणा किसे करेंगे, अब हम 4 से गुणा करेंगे। किसे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। और देखो क्या हो जाएगा, 6 बार 6 चौका है 24, 12 चौका 12 चौका है 48, और ऑक्सीजन पे 24। आगे आपको इतनी बात समझ में। अब देखो मैंने डाइसेकेराइड पढ़ाया, डाइसेकेराइड यहाँ पे पढ़ाया था ना डाइसेकेराइड। तो इसमें मैंने क्या किया था, एक H2 का मॉलिक्यूल मैंने क्या किया, इजिली बाहर निकाला था, और जिसके बाद में मैंने ट्राइसेकेराइड बताया तो मैंने कितने H2 के मॉलिक्यूल बाहर निकाले थे, 2 H2 के मॉलिक्यूल निकाले ना। तो अब टेट्रासेकेराइड है तो इसमें हम कितने मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, इसमें हम निकालेंगे 3 मॉलिक्यूल बाहर। कितने मॉलिक्यूल बाहर, 3 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर सीधे 3 मॉलिक्यूल बाहर कर देती हूँ। 3 मॉलिक्यूल मैं बाहर करूंगी तो देखो यहाँ पर देख लो, 48 में से 3 जाएगा, 48 में से 3 कैसे जाएगा, 3 दूनी 6 जाएगा। 48 में से अगर 6 गया तो 42 बचा,
और 24 में से अगर 3 गया तो 21 बचा। तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या आएगा, C24। क्योंकि यहाँ पर देखो 6 हाइड्रोजन कितने निकलेंगे, 6, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। तो एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकालने के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 को 2 से गुना किया तो 6 है। तो 48 में से हम 6 निकालेंगे तो कितने आएंगे, 42। और जिसके बाद में 24 है, तो 24 में से हम क्या करेंगे, हम 3 क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। तो मैंने आपको पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट, उसी समय मैंने आपको क्या बताया था कि हाइड्रोजन, मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन का, ऑक्सीजन और कार्बन तो दोनों मिलाकर और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन के जितने मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इससे तो आधा ही निकलेगा ये, ठीक है। तो हमारे पास अब ये क्या बना, H42 और O21। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, ये हमारा टेट्रा हाइड्राइड का फॉर्मूला हो गया। तो ये था कुछ ओलिगोसेकेराइड के बारे में। तो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि मोनोसेकेराइड है उसमें 2 से 10 तक के एटम प्रेजेंट होते हैं, ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 तक के एटम तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोनोसेकेराइड में जल अपघटन नहीं होता। और इसमें क्या है, ओलिगोसेकेराइड में जल अपघटन होता है। अब ये एक और देख लो, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के बारे में देखो कि इसमें क्या था, 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड, और इसमें क्या है, 10 से अधिक से मोनोसेकेराइड। क्या है, 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होंगे, 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होंगे। जिसका एग्जांपल देखो, स्टार्च और सेलुलोज। एग्जांपल क्या है, स्टार्च और सेलुलोज। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला देखो, सबसे पहले हमें मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और ये मोनोसेकेराइड में किसका फॉर्मूला है, मोनोसेकेराइड में किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो ये फॉर्मूला हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 10 से अधिक, तो 10 से अधिक हम एन लगा सकते हैं। तो मैं ऐसे बनाऊंगी इसका फॉर्मूला। ये है इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, ये है पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला। तो ये कार्बोहाइड्रेट की कुछ बेसिक बातें थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आगे की वीडियो में हम जल्दी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की संरचना देखेंगे।